हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड व्हेन जस्ट 5 days आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम, आई नो आप लोगों पे कितना प्रेशर है, हाउ मच प्रेशर यू आर गोइंग थ्रू, सो मच टू रिवाइज फॉर इंडेक्सेस से लेके ज्योग्राफी से लेके हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी के आर्टिकल्स याद रखें कि इकोनॉमी के टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी याद रखें। देयर इज सो मच टू रिवाइज एंड मग अप। सो ऑफन व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे फॉरगेट टू रिवाइज or even practice one important aspect of the preparation, which is CSAT. CSAT एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसको स्टूडेंट्स एकदम एंड के लिए छोड़ देते हैं और वो एंड करते हैं। कभी भी वो दिन नहीं आता जिस दिन वो कॉपी किताब उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे। एंड अब जैसे कि बहुत कम दिन रह गए हैं, विथ सो मच लेस टाइम इन हैंड, व्हाट वी हैव टू सी इज हम इसमें बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। सो बेस्ट काम ये कर सकते हैं कि आप ये वीडियो देखिए, इस पे जो हम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे किस तरीके से हम अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं और इजी कर सकते हैं CSAT पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके को। वी विल ऑल डिस्कस इट ओवर हियर। सो नाउ फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। नाउ इफ यू सी द पेपर पैटर्न, सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। सो 2.5 into 80 अगर आप करेंगे, इट कम्स टू 200 मार्क्स। ड्यूरेशन इज इक्वल टू GS पेपर 1 विच इज 2 घंटे। इसमें नेगेटिव मार्किंग सर्टेनली होती है, तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि ये नहीं कि आप तुक्के भेड़ रहे हैं वहाँ पे एंड एंडलेसली क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कैलकुलेटिव टेक्निक अप्लाई करनी है। यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ स्लिपिंग इनटू द नेगेटिव टेरिटरी बढ़ जाएगा। नाउ क्वालिफाइंग परसेंटेजेस 33% ऑफ व्हाट, 33% ऑफ 200 नंबर इज व्हाट, 66 मार्क्स इज व्हाट यू नीड टू क्वालिफाई दिस पेपर। आप कहोगे मैम 66 मार्क्स, ये तो हम ले ही आएंगे, ठीक है, बट एग्जैक्टली हमें, सो इफ वी सी 66 मार्क्स की अगर हम बात करें, अगर 66 मार्क्स की हम बात करें तो समवेयर अराउंड 26 to 27 questions you have to attempt एकदम सही तरीके से in order to qualify this paper. But what we will do is we will not attempt just 26 to 27 questions. Somewhere around मेरा suggestion होगा आप 30 से 35 question करके आए वहाँ पे, so that अगर कोई आपका आंसर गलत भी होता है तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे नहीं रहते। So my suggestion would be 30 to 35 क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट, दैट इज मिनिमम यू शुड अटेम्प्ट। इससे ऊपर भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये यस आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये मेरा सही जाएगा अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ या करती हूँ, देन प्लीज गो फॉर इट। समवेयर अराउंड अगर देखें तो 3.5 से 4 मिनट एक क्वेश्चन पे, विच इज लाइक अ वेरी रीजनेबल टाइम। जब हम एक क्वेश्चन पे टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितना हम स्पेंड कर सकते हैं, तो 3 से 4 मिनट, अगर हम 3.5 से 4 मिनट की बात करें तो एक रीजनेबल टाइम है टू स्पेंड ऑन वन क्वेश्चन। 1 मिनट या ऑलमोस्ट लाइक 50 सेकेंड्स आप मान लीजिए रीड करने में लग जाते हैं, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। बट सर्टेनली डू नॉट प्ले अराउंड, वहाँ पे ये नहीं करे कि 66 नंबर ही चाहिए तो 26 से 27 क्वेश्चन करके आए कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। डू नॉट प्ले, डू नॉट टेक दिस लेवल ऑफ रिस्क, ऑलवेज गो फॉर अ कैलकुलेटिव रिस्क। 30 से 35 क्वेश्चन दैट इज मिनिमम। इवन मैं 30 भी नहीं कहूँगी, 30 से जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना आपके लिए आप सेफ साइड आते जाओगे। एंड इफ यू सी 2 घंटे है तो आराम से यू कैन डू दैट, सीइंग दी एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम देना अफोर्ड कर सकते हो। नाउ लेट अस सी क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। सो व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू टेस्टेड ऑन अंडर दिस CSAT पेपर? द फर्स्ट वन इज जनरल मेंटल एबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एज गुड एज मैथ्स जो हम पढ़ते थे 10th लेवल तक, right? So that is what is tested. Then is logical reasoning, then is data interpretation, and last is English and reading comprehension. Same reading comprehension जो हमारे स्कूल टेस्ट में हम देते थे। Now if you see the number of questions, this part shows the number of question from each of this vertical. So if you see in maths or general mental ability, somewhere around 25 से 45 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है हर साल फिक्स नहीं है कि 30 आएंगे 35 आएंगे, समवेयर अराउंड 25 to 45 का ब्रैकेट होता है। बट कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आते ही है। सो समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर इज जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद
12 से 18 क्वेश्चन बनते हैं लॉजिकल रीजनिंग में से। सो लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली क्या होती है, जहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन के बारे में और सीक्वेंस जैसे कि हो गए कि ए एंड सी एंड ई एक साथ एक सर्कल में बैठे हैं, फिर आपको हिंट्स दिए जाएंगे कि बी ए के राइट में बैठा है और सी के लेफ्ट में बैठा है, देन यू हैव टू टेल बी एक्चुअली इज सिटिंग वेयर। सो यू हैव टू टेल, वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे बी इज सिटिंग बिटवीन ए और ई, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड डी, दैट इज हाउ यू हैव टू टेल एंड सॉल्व। सो ऑल सच क्वेश्चन फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ब्लड रिलेशन आ जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन इज जहाँ पे आपको ग्राफ दिया होगा, कोई डेटा दिया होगा, वहाँ पे ग्राफ दिया होगा या पाई चार्ट दिया होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट पाई चार्ट और द ग्राफ यू हैव टू सॉल्व and provide the options and the answers. And last is English and reading comprehension. इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? If you see, इसमें क्वेश्चन आते हैं inferences पे, inference of the article, crux of the story or the meaning or the message that they want to convey. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। नाउ मूविंग ऑन टू दी वार्निंग दैट आई वांट टू प्रोवाइड इज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये साइकी होती है कि ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, और जब अपन ये चीज़ दिमाग में बिठा लेते हैं ना कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, दैट इज़ वेयर द पिटफॉल लाइज। वहाँ पे आप क्या इस चीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपकी सारी मेहनत आपने कहाँ डाइवर्ट करी होती है? आपकी सारी मेहनत डाइवर्टेड होती है आपके जीएस पेपर 1 पे, जहाँ आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट में ही घूमते रह जाते हो, और आप ये चीज़ भूल जाते हो कि भाई अगर आपने ये पेपर क्वालिफाई नहीं किया, आप जो क्वालिफाई वर्ड है ना इसको इतना हल्का ले लेते हो, बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस वर्ड कि अगर आपने ये पेपर क्वालिफाई नहीं किया, नो मैटर व्हाट, कितना भी अच्छा आपका गया हो जीएस पेपर 1, दैट विल नॉट बी एलिजिबल टू बी चेक्ड इवन। पहले आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा व्हेन यू आर गेटिंग क्वालिफाइड, मतलब आपके यहाँ पे 66 नंबर आने चाहिए, आप 66 स्कोर करोगे, आप क्वालिफाई करोगे, दैट इज वेयर योर पेपर 1 विल बी चेक्ड। अगर आप जो मर्जी कर लें वो कितना भी अच्छा हो जाए, और यहाँ पे अगर आप 0 स्कोर कर रहे हैं या लेस देन 66 स्कोर कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0, यू विल स्टिल नॉट क्रॉस और विल बी एलिजिबल टू qualify or sit for mains. So please understand the gravity of this word qualifying. Qualifying ये नहीं कि बस एक बार हमको टिक करना है, एक बार हमारे नंबर आ जाने चाहिए, नहीं आते इतने इजीली नंबर। That is why we are here to help you talking about किस तरीके से इस पेपर को अप्रोच करना है, ताकि हम वहाँ पे घबराए नहीं और बस पेपर जैसे तैसे करके उसको ख़त्म कर ले, ताकि हमारा जो जीएस पेपर 1 है वो हम क्वालिफाई कर सकें, एंड वी आर नाउ क्वालिफाइड टू सिट फॉर मेंस। सो दिस इज वन वार्निंग विच आई वांट टू गिव टू एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट, किस तरीके से स्टार्ट करें। अब अगर मैं नए नए सोर्सेज की बात करूं कि आप इस पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर लीजिए, या ये RS शर्मा उठा लीजिए, अपनी 10th की NCERT उठा लीजिए, इट डज नॉट मेक अ सेंस राइट नाउ, क्योंकि हार्डली 5 और 6 डेज रह गए हैं, विच इज टू लेस टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। नाउ सबसे ईजिएस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज लास्ट 5 साल के जो पेपर्स हैं वो उठा के आप सॉल्व कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, यू विल गेट इनटू मोमेंटम ऑफ सॉल्विंग द पेपर, आपकी एक फिर से स्पीड बनने लग जाएगी, आपको याद आ जाएंगे जो आप टेक्निक्स अप्लाई करते थे, शॉर्टकट्स अप्लाई करते थे मैथ्स में, परसेंटेजेस जो हम ऑलरेडी ध्यान रखते थे कि 25% ऑफ 100 इज व्हाट, तो ये सारी चीज़ें आपकी एकदम से ब्रश अप हो जाएंगी। सो व्हाट यू कुड डू एट दिस मोमेंट इज नॉट टच अपॉन नए नए बुक्स या अपनी NCERTs जो 6 to 10 की होती थी, हम मैथ्स के लिए यूज़ करते थे, डू नॉट गो फॉर दैट। लास्ट 5 साल के पेपर कर लीजिए, अभी भी 5 दिन बचे हैं, रोज भी एक एक पेपर करोगे तो आप स्पीड पकड़ लोगे बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है। नेक्स्ट इज जब आपके पास पेपर आए उसको एक बार गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि हर साल ऐसा होगा कि स्टार्ट होगा इंग्लिश से, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन DI, जैसे कि हमारा जीएस पेपर 1 होता है, उसमें भी कोई फिक्स सीक्वेंस थोड़ी होता है कि पेपर इकोनॉमी से स्टार्ट होगा या पॉलिटी से स्टार्ट होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज जैसे ही पेपर आए यू हैव टू स्किम थ्रू कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। उसमें आप जब आप फर्स्ट रीड करो, स्किम थ्रू ये नहीं कि पेपर पलटना है, मैम ने बोला था वीडियो में पेपर पलटना है तो हम पलटेंगे नहीं। व्हाट आई मीन बाय स्किमिंग थ्रू इज व्हाट यू हैव टू डू इज जब आप
उसको गो थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन जो आपको पता है यार ये वाले तो हो ही जाएंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, स्पीड वर्क एंड टाइम हो गया, परसेंटेज कैलकुलेशन हो गया, एवरेज कैलकुलेशन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स में। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको देख के आपको पता लग जाता है हाँ ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएगा। उनको फटाफट से क्या करना है, जो हमने बचपन से सीखा उसको गोला बना के साइड लाइन कर देना है। एंड जब हम स्किमिंग थ्रू कर लेंगे पेपर की, जब एक बार देख लिया है, यू हैव टू टारगेट दोज क्वेश्चंस एट दी फर्स्ट। मतलब वो क्यों कर रहे हैं, सो दैट हम सेफ साइड हो जाए कि हाँ इतने क्वेश्चंस कर लिए, हम अब सेफ लाइन में आ चुके हैं या सेफ लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद आप स्टार्ट करोगे एक्सपेरिमेंटिंग कि कौन सा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। डू नॉट फॉरगेट टू इनकलकेट दिस व्हाइल यू आर गोइंग फॉर सीसैट पेपर। बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स, मार्क माई वर्ड्स। व्हेन यू स्किम थ्रू, मार्क कर लेना कौन से क्वेश्चंस आपको लगता है आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली, एंड सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने आप को एक सेफ साइड ले आना। नेक्स्ट इज व्हाट, आपको डिसाइड करना होगा फ्लो। आइदर दो तरीके हैं, देखिए एक तरीका तो होता है कि जैसे भी पेपर में क्रोनोलॉजी बैठी हुई है ना, लेट्स सपोज इफ इट इज पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ गए, फिर मैथ्स के आ गए, मतलब 1 to 80 आप एज पर जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे करो, एज पर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा तरीका विच मेरी सजेशन है, आपको इस तरीके से जाना चाहिए, यू शुड गो एज पर द सब्जेक्ट इन विच यू आर कंफर्टेबल। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, आपकी कमांड है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स बैकग्राउंड से है, राइट, सो वो किस चीज पर टारगेट करेंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस, दे विल गो फॉर अटेम्प्टिंग द इंग्लिश सेक्शन। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, मैं कोई इसको एक डिवाइड नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल फॉर से, जैसे इंजीनियर्स होते हैं दे आर मोर कंफर्टेबल विद नंबर क्रंचिंग, सो वेयर दे हैव टू हिट अपॉन इज पहले जाके मैथ्स करो एंड देन डिसाइड कि क्या पैटर्न होगा। अगर आप मुझसे बात करें, इफ आई हैव टू प्रोवाइड यू अ सजेशन दैट विच सेक्शन टू टारगेट फर्स्ट, देन माई क्रोनोलॉजी वुड बी, सबसे पहले तो आप मैथ्स करो, क्योंकि मैथ्स में जो ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, परसेंटेज आ गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड वर्क एंड टाइम, ठीक है। जो क्वेश्चंस होते थे कि हमने जो ऊपर से टैप खोला तो टैप इतनी स्पीड से इतने पर लीटर पानी भर रहा है एंड देन उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है वाटर इस इंटेंसिटी से, तो कितनी देर में पूरा टैंक भर जाएगा। या लेट्स सपोज कि अगर एक वर्कर 8 घंटे लेता है काम को कंप्लीट करने में, तो अगर हम ऐसे 6 वर्कर और लगा दें और उसमें से 2 वर्कर माइनस कर दें तो कितना टाइम लगेगा ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। सो दिस इज स्पीड वर्क एंड टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये सब आपने पहले किए हुए हैं, और अभी जब आप 5 साल की पेपर प्रैक्टिस कर लोगे देन आपकी ये चीज़ें फिर से याद आ जाएंगी, रिकॉल कर लोगे, ब्रशअप हो जाएंगी। तो आपके लिए आई थिंक दिस इज व्हाट आई यूज टू डू, और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आपको जो ईजीएस्ट, जो हमने बचपन से पढ़ा है उसी को टारगेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, डू यू थिंक प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी डिफिकल्ट होता है? उसमें तो इनफैक्ट ऑप्शंस देख के भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो मैथ्स इज समथिंग जिसको आपको फर्स्ट टारगेट करना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक व्हाई आई से मैथ्स इज, एक तो हमने बचपन में पढ़ा है, ऑल्सो इसमें जो आंसर आता है वो कॉन्क्रीट होता है। इंग्लिश में आप जो मर्जी कर लो, आंसर आप एंड तक श्योर नहीं होते कि इस जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका मीनिंग ए वाला ऑप्शन भी हो सकता है और बी वाला भी ऑप्शन हो सकता है। बट मैथ्स में, एलआर में एंड डीआई में क्या फ़ायदा होता है, एक नंबर निकल आता है आपका, एक फाइनल डिजिट। मान लीजिए कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, उसमें आपका आंसर किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है, सो नाउ आप श्योर हो जाते हो कि येस माई आंसर जो मैंने डिराइव किया है इज coming and it is there in the 4 options available, that means मेरा आंसर सही है। सो इससे क्या आपको श्योरिटी बढ़ जाती है कि यस इतने क्वेश्चंस तो मेरे सही हुए ही हुए हैं। इसलिए मैंने इंग्लिश को सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि इसमें एंड तक बहुत डाइसी रहता है कि क्वेश्चन जो है वो हमसे सही हुआ था कि नहीं हुआ था। सो दैट इज़ व्हाट आई से कि मैथ्स, एलआर एंड डीआई तीनों में ही एकदम एब्सोल्यूट आंसर्स निकल आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टारगेट, दैट इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट। तो मैथ्स से उसके बाद आप जाइए लॉजिकल रीजनिंग में। उसके बाद अगर आप नंबर क्रंचिंग करके और दिमाग में हौच पौच हो गए, सो व्हाट यू कुड डू इज़ यू कैन स्किप डीआई, क्योंकि डीआई में से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। नाउ व्हाट यू कुड स्टार्ट विद इज इंग्लिश एंड आरसी। अगर आप मैथ्स प्लस एलआर भी अपने आप में ठीक कर लेते हो, तो अगर आपको याद हो तो हमने कितने क्वेश्चंस लिखे थे स्टार्टिंग में, हमने लिखे थे
हमने यहाँ पे लिखे थे समवेयर अराउंड 30-35 आपको क्वेश्चंस करने हैं, और कितने क्वेश्चंस आपके मैथ्स में से आ रहे थे. सो इवन इफ वी अज्यूम यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो 30 + 10 = 40. इसमें से आप समवेयर अराउंड 25 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, एकदम शॉर्ट सही कर लेते हो, यू आर ऑलमोस्ट नियर दी फिनिशिंग लाइन, द क्रॉसिंग लाइन. सो व्हाट यू कुड डू इज समवेयर अराउंड आप 25 से 30 क्वेश्चन तो यहाँ इंश्योर कर लो कि ये तो सही हैं. अगर आप सारे इंश्योर कर लेते हो मैथ्स और LR में से, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता. बट ट्राई कि 25 to 30 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स और LR में से आप शॉर्ट करो. एंड ऑल्सो जब LR को अप्रोच करो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ही पैसेज पढ़ने से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. सो व्हेन यू अप्रोच LR और इवन फॉर मैथ्स ऑल्सो, कि एक बार आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने से आपके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं. अब क्या है, टाइम बहुत नज़दीक आ गया है पेपर का, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बट ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं, इससे आप डेफिनेटली यू कैन चेंज द गेम ऑल टुगेदर. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिसमें मल्टीपल आंसर्स सॉल्व हो रहे हो, try to attempt and attack those questions first. So maths you are going for first, then is LR. उसके बाद अगर आपको लग रहा है नंबर क्रंचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, यू कैन इमीडिएटली शिफ्ट टू इंग्लिश एंड RC. एक छोटी सी वार्निंग आपको इंग्लिश एंड RC की ये देना चाहूँगी, क्योंकि इंग्लिश एंड RC में आंसर, जो RC स्टैंड्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें जो आंसर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं आते हैं. तो इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा कॉशियस होके चलिएगा कि आपका जो आंसर है आप बहुत सोच के टिक करिएगा, करेक्ट करिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि ये जो पैसेज दिया गया है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये होगा, बट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो इसमें थोड़ा सा जो रिस्क हो जाता है ना इंग्लिश में, वो ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू फोकस मोर ऑन दीज 3 सब्जेक्ट्स. उसमें भी मैथ्स तो होगा ही होगा. अगर आप 5 साल के पेपर भी कर जाते हो तो आप मोमेंटम पकड़ लोगे और वहाँ जाके आपसे पेपर हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़ always carry a wrist watch for this paper. Even for paper 1 also आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए और चलती हुई घड़ी होनी चाहिए, ताकि आप टाइम ट्रैक कर सको कि हाँ भाई 1 घंटा हो गया है, इतने में मुझे इतने क्वेश्चंस करने थे. वरना क्या होता है, एक तो वहाँ पे आप एग्जामिनर से पूछते हो, सबसे पहले तो एग्जामिनर वहाँ पे जो घूम रहे होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो चिढ़ जाते हैं आप लोगों से, वो चिढ़ जाते हैं. उसके बाद यू ऑल्सो हेजिटेट टू आस्क अगेन एंड अगेन. सो दैट्स अ ब्लंडर. दैट व्हाट यू डू इज आप अपना रिस्ट वॉच पहन के जाएंगे, सो दैट यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम. यू शुड नो कि कितने मिनट में मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं. दैट इक्वली अप्लाइज टू दी पेपर 1. एंड यहाँ पे भी जैसे कि मैंने बोला 3.5 से 4 मिनट एक क्वेश्चन को, तो वो वाली चीज़ कब पॉसिबल हो पाएगी, जब आप यू हैव अ ट्रैक ऑफ योर टाइम, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन जब आपके हाथ में रिस्ट वॉच होगी. एंड लास्ट व्हाट आई वांट टू से इज कीप मूविंग. बहुत ज़्यादा क्या आप वहाँ पे ना चीज़ों को ईगो पे ले लेते हो. जैसे कि इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड से होते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनको होता है यार हमसे क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो. एंड सेम गोज फॉर दी इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से, उनको लगता है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कैसे नहीं होगा हमसे, हमें तो इसका लॉजिकल इन्फ्रेंस पता है या लॉजिकल कंक्लूजन. भाई हमारे को वहाँ पे वॉट एवर ईगो यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई, आप प्रीलिम्स क्रैक करके कीजिएगा. डू नॉट शो योर ईगो वहाँ पे, उस जिद को वहाँ पे मत आने दीजिएगा. प्लीज़ बी प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक दैट टाइम, कि अभी हमारा मेन मकसद है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना किसी भी तरीके से, एंड नॉट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप इट एंड मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. काफ़ी क्वेश्चंस हैं टू एग्जिबिट योर टैलेंट. सो प्लीज़ एक चीज़ पे अड़ मत जाना उस चीज़ को. ये नहीं कि एक क्वेश्चन को लेके 10 मिनट पे बैठे हुए कि ये ईजी क्वेश्चन है, ये तो होना ही चाहिए था, कैसे नहीं होगा, तो लो जी 10 से 15 मिनट लगा दिए. डू नॉट डू दैट टू योर सेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली उसका इफेक्ट दूसरे क्वेश्चंस के टाइमिंग पे भी आएगा. रिमेंबर one thing, our motto is to qualify prelim paper and to sit for mains, and not to qualify or crack a particular question जहाँ पे आप stuck हो रहे हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, I am sure you will be able to manage your CSAT paper in the less number of days, whichever and how much ever is left with us. So please
प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिए. फिर भी अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ID, and I'll be surely there for your rescue. So thank you so much for your patience listening, and all the best to all of you.